बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ़ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। नाज़रीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही अहम और बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। एडवोकेट हैं जनाब सैयद फ़खर हैदर काज़मी साहब। ये उम्मीदवार भी हैं सदर के आइंदा जो इलेक्शन होने वाला है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन के। इनके ये तीन भाई हैं जो इस पेशा से मुंसलिक हैं, वो भी दो भाई और इनके वकील हैं, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही मशहूर मरूफ शख्सियत हैं और बहुत ही कामयाब वकील हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब एजाज़ अहमद जंजुआ साहब। तजियाकार हैं हमारे प्रोग्राम में, बाकायदा जो है वो हर प्रोग्राम में तकरीबन शिरकत करते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहम्मद फ़ारूक तबस्सुम साहब, नायब सदर हैं अंजुमन ताजरान के। तो नाज़रीन, जो भी मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िला मंडी बहाउद्दीन का कोई भी मसला मसाइल होता है, उस पर मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ हमारी तरफ से हिस्सा डाला जाए। तो मैं हर प्रोग्राम में ही आप सब लोगों को, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, उनको दावत देता हूं कि हमारे स्टूडियो के, हमारे प्रोग्राम के दरवाजे आप सब के लिए खुले हैं। कोई मसला मसाइल हो, कोई इशू हो मंडी बहाउद्दीन ज़िला का, आप तशरीफ़ ला सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। प्रोड्यूसर साहब से रब्ता करके, टाइम मैनेज करके आप जो है वो, इसके साथ साथ जो आम लोग हैं उनका भी, किसी बंदे का कोई मसला परेशानी हो, वो हमारे स्टूडियो में प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ ला सकता है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एजाज़ अहमद जंजुआ साहब, आज का मौजू जो है कि सरकारी अमलाक पर नजायज़ कब्ज़े हैं और भत्ताखोरी है, ये थोड़ा क्या है नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया 94 का और मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब का कि मंडी बहाउद्दीन, बल्कि मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सरकारी अमलाक हैं उन पे ताकतवर लोगों ने, माफियाज ने जितने कब्जे कर रखे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया के किसी मुल्क में भी इस तरह सरकारी अमलाक की बंदर बांट नहीं होती जिस तरह हमारे मुल्क में हो रही है। और ख़ास तौर पे मंडी बहाउद्दीन में तो जो मैं अपने पास फाइल लेके बैठा हूँ, यकीन करें ना, मंडी बहाउद्दीन इतने नाजायज़ कब्जे हुए हैं। अब मैं मजाकन एक बात करता हूं कि इसराइल तो दुनिया में बदनाम है कि वो फ़लस्तीन पे कब्जे कर रहा है, लेकिन होशरुबा ऐसे ऐसे दस्तावेजात हैं कि मंडी बहाउद्दीन में फ़लस्तीन से भी ज़्यादा कब्जे किए गए। और इसमें एक ऐसा माफिया, एक ऐसा गिरोह जिसने इस शहर के अवाम को, ताजरान को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था और इस आड़ में सरकारी अमलाक पे वो कब्जे करता था। कभी को प्लाजे बना लेता है और उसमें एक, बल्कि शाह साहब बैठे हैं, ये बताएंगे कि पूरा एक इंटरनेशनल कानून है कि जो मजहबी इबादत की जगह होती हैं, मजहबी इबादत गाहें होती हैं, वो खा गिरजाघर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, जो भी मजहबी रसूम अदा करने वाली जगह हैं, ना तो उनको कमर्शियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ना ही उनमें रिहाइश अख्तियार की जा सकती है और ना ही उनको बेचा जा सकता है। वो इबादत के लिए ही मुख्तस रहती हैं, खा वो बिल्कुल वीरान हो जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि एक मंदिर की जगह पे अगर मुसलमान मुल्क बन जाता है तो वहां पे मस्जिद बना दी जाए या वो यादगार के तौर पर उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन मंडी बहाउद्दीन के कुछ लोगों ने इन जगहों को भी नहीं छोड़ा। और हमारे पास एक ऐसी सरकारी रिपोर्ट है जो होशरुबा कहानी बयान करती है। ये मंडी बहाउद्दीन में एक जहर साजी से बहुत बड़ा इंतकाल किया गया। उसका नंबर है 7495 7496। 2005 का ये एक फैसला है। ये फैसला करने वाली कौन सी शख्सियत हैं? एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मंडी बहाउद्दीन हैं। उन्होंने जो सारे हालात को देखा, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई
कि यहाँ पे जो सेटलमेंट का महकमा था वो पीटीडी के हवाले से महाजरीन को जगह अलाट करता था, मकानात या उनके क्लेम जो होते थे उस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलाटमेंट की जाती थी। वो शायद मेरे ख्याल में 1960-61 में या 70 में वो महकमा ख़त्म कर दिया गया। अब हुआ क्या कि एक मखसूस तबके का एक MPA बना तो उसकी बरादरी पे सरकारी अमलाक की बुछाड़ शुरू हो गई। फिर दूसरी बरादरी का MPA बना, उस पर नवाजियाँ शुरू हो गई। प्लानिंग क्या की गई कि जो परत पटवार था, जो पटवारी अपना लगा के वहां पे जो एक लट्ठा होता है जिसको नक्शा कहते हैं उसको तब्दील किया गया। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वो शामलाट दे थी उसको शो किया गया हिंदू वक्फ अमलाक में, क्योंकि वो जो सेटलमेंट का रकबा था वो हिंदू वक्फ अमलाक से ही दिया जाता था। वो लट्ठा तब्दील करके और उस फर्द पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को काट के वहां पे आबादी दे करके जेल पीटीडी गुजरात से बनवा के यहाँ पे रजिस्ट्रियां करवाई गई। वो एक बंदा जिसके मकान पे, क्योंकि गरीब लोग बैठे थे, ओरिजिनल सेटलमेंट में उनको पीटीडी दी गई कि जी आप इतना थोड़ा सा टैक्स जमा करवा के अपने नाम पे जगह मुंतकिल करवा लें। कुछ लोग बेचारे उस वक्त में जब वो हिंदुस्तान से यहाँ पे आए थे या कश्मीर से आए थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे या इल्म भी नहीं होता था, वो गरीब लोग बेचारे बैठे रहे। जब उन उमरा ने जेल पीटीडी करवा के और सरकारी जो फीस थी वो जमा करवा के उनको मकानों से निकालना शुरू कर दिया। किसी को खर्चा दे दिया, किसी को मकान खाली करा लिया या प्लाट खाली करवा लिया। उनमें से एक बंदा एक केस लेके अदालत में चला जाता है और वो केस चलता है सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट तलब करने के लिए ADCR गुजरात को मार्क करता है। उस वक्त मंडी बहुदीन जिला बन चुका होता है, तो वो फिर रिपोर्ट आ जाती है मंडी बहुदीन ADCR के पास। जब वो उस PTD का मुताला करते हैं ADCR साहब, तो उसमें नए नए इंकशाफात शुरू हो जाते हैं कि इतनी जेली PTD, इतनी जेली अलॉटमेंट्स। तो उन्होंने इस केस को बाकायदा हेयरिंग के लिए मंजूर कर लिया। ये 2005 की बात है। उन्होंने फाइनली तौर पे ये डिसीजन दे दिया, क्योंकि मैं नाजरीन को एक बात बताता चलूं कि आम आदमी को शायद इस बात की पता ना हो, लेकिन जो जमीनों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको पता होता है। एक रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है, एक रिकॉर्ड मुहाफिज खाने में होता है। उस मुहाफिज खाने वाले रिकॉर्ड को परत सरकार कहते हैं, जो पटवारी के पास होता है उसको परत पटवार कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अपना असर सूख इस्तेमाल करके जो परत पटवार था उसमें तब्दीलियां की, जेल रजिस्ट्रियां करवाई। वो फर्ज भी हमारे पास मौजूद पड़ा है जिस पे ये कटिंग जाहिर हो गई। बहरहाल प्रोग्राम का टाइम थोड़ा है, मुख्तसरन बयान करता हूं कि उसमें ADCR साहब उन्होंने जो फैसला लिखा वो था कि असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहुदीन को हदायत की जाए। ये वो किसको कह रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब को, कि इंतकाल नंबर 7495 और 7496 को फौरन मनसूख और खारिज कर दें। जिन अशखास ने जगह मुतदाविया से फायदा उठाया है और सरकार को नुकसान पहुंचाया है, उनसे नुकसान भी पूरा करने के लिए अलहदा से मिसल तावान मुरतब की जाए और जगह मुतदाविया को फौरन खाली करवाया जाए। ये कि असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहुदीन को यह भी हिदायत की जाए कि फौरन चक नंबर 51 मंडी बहुदीन का रिकॉर्ड पटवारी हल्का से कब्जा में लेकर और महफूज खाना की तामीर में दिया जाए, क्योंकि 684 कनाल 15 मरले के साथ 206 कनाल रकबा बमुताबिक जमाबंदी 2010-11 मलकीती व मकबूजा सूबाई हुकूमत है, प्रोविंशियल हुकूमत है। अच्छा, जिसकी मालियत तकरीबन उस वक्त उन्होंने इसका तखमीना लगाया था सरकारी रेट के मुताबिक 1400 अरब रुपया।
1400 अरब रुपए से लेकर 1500 अरब रुपए तक बनती है। असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बौदीन को यह हदायत भी की जाए कि जब तक चेक नंबर 51 के रिकॉर्ड माल की इंक्वायरी मुकम्मल न हो उस वक्त तक चेक 51 की जमीन की खरीदो फरोख्त और तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। ये कि चेक नंबर 51 की रिपोर्ट फौरन सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब भिजवाई जाए ताकि बाकी हाई लेवल की कमेटी तश्कील देकर इस घिनौनी साजिश में मुलव्वस एहलकारान की निशानदेही और रिकॉर्ड में जो हेरा फेरी की गई है इसकी निशानदेही व दुरुस्तगी हो सके। ये कि एनटीओ ब्रांच को फौरन हिदायत की जाए कि चेक नंबर 51 की असल अलफ और बे फौरन मुहफ़्फ़ज़ खाना गुजरात से हासिल करें ताकि रिकॉर्ड माल में दुरुस्तगी के लिए मुआवन साबित हो। रिपोर्ट व मुराद मुनासिब अहकामात पेश खिदमत है। ये उन्होंने 2005 में डिप्टी कमिश्नर साहब को ये रिपोर्ट भिजवाई। अब ये दे कौन रहा है? जिला मंडी बौदीन का एक जिम्मेदार अफसर जिसने ये सारी इंक्वायरी मुकम्मल की कि 1500 अरब रुपए की जमीनों पर नाजायज कब्जे किए गए हैं, जिसमें औकाफ के रकबे, जिसमें मंदिर भी थे, जिसमें मंडी बौदीन की आवाम जानती है कि सदर गेट के साथ एक सरकारी चेक पोस्ट होती थी जहां पे बाद में पुलिस स्टेशन भी बना। अच्छा, उसके अलावा वहां पे साथ में थोड़ा सा आगे आके एक मंदिर था। अच्छा, इसके अलावा शमशान घाट थे। अच्छा, ये सारी मसाजिद थी। इन सारी जगहों की रजिस्ट्रियां और इंतकाल करवा दिए गए गैर साजिश से। ये वो घिनौनी साजिश थी जिसकी निशानदेही सरकार कर रही है। मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से एक भी बात नहीं कर रहा। ये बात जिली हुकूमत कर रही है, एडीसीआर साहब कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो सियासी लोग थे, जो इजारादार लोग थे, उन्होंने ये ताजरों का चेहरा दिखा के, अंजुमन ताजरान के नाम पे हड़तालों का चेहरा दिखा के इंतजामिया को ब्लैकमेल किया और ये रिपोर्ट, ये फाइल वहीं पे दबा दी गई। इसका किसी को कुछ पता नहीं था। बाद में चलता रहा जब नई हुकूमत आई। अच्छा, मैं नाज़रीन एक बात ये अर्ज कर दूं कि ये कॉपी मैंने उस वक्त हासिल कर ली जो कि अटेस्टेड नहीं थी। मैंने बाकायदा डीसी मंडी बौदीन मताब वसीम अजहर साहब को ये एप्लीकेशन मूव की नकल, अटेस्टेड नकल हासिल करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ नकलें ना मिली। वो फार्म लेके मैं पटवार खाने आया। ये बात इंतजामिया और नाजरीन के समझने और सुनने की है कि ये जिन इंतकालात को कैंसिल करने का हुक्म एडीसीआर साहब ने दिया तो पटवारी ने वो इंतकाल नंबर अपने खाते से ही गायब कर दिया। वो पूरे का पूरा इंतकाल, वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड पटवार खाने से गायब कर दिया गया। अब मैंने पर सरकार से उसकी कापियां हासिल कर ली जिनमें ये वो लट्ठा, ये अगर नजर आ सके, ये जो लट्ठा वो कपड़ा जो होता है जिसपे किल्लाबंदी और खसराबंदी होती है, जिसको तब्दील किया गया, एक फोटो कापी उसकी अवेलेबल हो गई। इसके अलावा ये अटेस्टेड कापियां, ये तमाम वो इंतकालात जो इन्होंने जायसाजी से किए थे उनकी कापियां हासिल की गई। और ये नाज़रीन ये वो फर्द है जिसमें कटिंग की गई। ये 1944 का फर्द है, फिर उसके बाद 1966 का फर्द है, जो उस वक्त भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये मलकियत रकबा था। बाद में इसको दे आबादी शामलाट जो, अच्छा नाज़रीन को एक और बात, बड़ा ये केस खैर बहुत अहम है कि लोग जानते हैं कि जो शामलाट रकबे होते हैं ये किसी की मलकियत नहीं हो सकते। ये किसी भी गांव में किसी भी चक, जैसे ये मंडी बौदीन 51 चक है, इसके इर्द गिर्द रकबा दिया जाता है जो किसी की मलकियत नहीं हो सकता, लेकिन वो पूरे गांव या पूरे उस चक के मर्जी के मुताबिक उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मस्जिद, दारा, स्कूल, वो पानी वाले जोड़, ऐसी जो इज्तिमाई चीजें होती हैं वो वहां उस रकबे को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ये कानून है। जो सीनियर वकील भी बैठे हैं ये मुझसे बेहतर जानते हैं। ये एक केस
मैं काफ़ी अर्सा इसके पीछे भागा, लेकिन बड़े बड़े सियासतदान इस फाइल को दबाने के लिए सरगर्म हैं, बल्कि कई मुलाजमीन की कुर्बानियां लग चुकी हैं। तो गुजारिश ये है कि हुकूमत वक्त अपनी ये अरबों रुपए के अमलाक, जो उस वक्त आज 2005 में 1400 अरब रुपए की अमलाक थी, आज तो मेरे ख्याल में वो 50 अरब रुपए की हो गई होंगी, इतनी महंगाई आ चुकी है। तो हुकूमत वक्त इन जगहों को, इन अमलाक को खाली क्यों नहीं कराती? क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का एक विजन भी है, बल्कि उन्होंने आइन साजी भी की है कि जो लोग भी सरकारी अमलाक पर नाजायज काबज हैं उनसे कब्जे फौरी तौर पर वागुजार करवाए जाएं। इसकी अब लीगल पोजीशन क्या है, क्योंकि फिर वो काम को आगे लेके चलेंगे, दोबारा बाकी केसों पे बात होगी। तो इसकी लीगल राय के लिए मैं समझता हूँ जनाब फ़खर हैदर काज़मी साहब जो हैं ये कोई बेहतर रहनुमाई फरमाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमत का साथ देने का हमने अज़म किया है कि हुकूमत अपने सरकारी अमलाक को कैसे बचा सकती है। जी ठीक हो गया। ये तो आपने सरकारी अमलाक पर नाजायज़ कब्जे की बात कर दी, और बताखोरी का इसमें कहाँ पे जिक्र है? बताखोरी के बारे में थोड़ा सा बयान। मेरा ख्याल पता है कि इस पे अगर लीगल राय ले लेता ना जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी उस तरफ। मंडी बहुद्दीन शहर की सड़कें और शहर के चौक कुछ मकामी ताकतवर लोगों ने और कुछ मुलाजमीन ने वो फरोख्त कर दी है। उन पे नाजायज कब्जे करवा के, रेडियां, ठिये, ठेले लगवा के हुकूमत का इतना अरबों रुपए का नुकसान किया जा रहा है कि हुकूमत सोच ही नहीं सकती। हाँ, इसमें अगर कोई अफसर मुलव्वस हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मंडी बहुद्दीन के जो ये चौक हैं, जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, ये फरोख्त की गई हैं। और मेरे पास यहाँ तक सबूत मौजूद हैं कि सरकारी दुकानें 8-8, 10-10 फुट की 25 से 35 लाख में उनका कब्जा फरोख्त किया जाता है। इसको बत्ताखोरी नहीं कहें तो क्या कहेंगे? रेडी वालों से जो पैसे लिए जाते हैं माना तौर पे, जो लंडे वालों से पैसे लिए जाते हैं, जो बाजार में जूते रख के नीचे सड़क पे बैठे हैं उससे पैसे लिए जाते हैं, और उसमें सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं, कुछ ताकतवर लोग भी शामिल हैं। तो इसी को बत्ताखोरी कहेंगे ना जी। जी ठीक हो गया जी। एडवोकेट सैयद फ़खर हैदर काज़मी साहब, देखिए जो ये इन्होंने ज़िक्र किया कि सरकारी जो ज़मीन थी मंदिरों की या जो भी थी, तो उसको अगर जो है वो हकदार लोगों को अलाट कर दिया जाता, जिन जो महाजरीन आए थे या कोई और किसी को देख के, तो अगर उस पर किसी ने नाजायज़ कब्ज़े किसी ताकतवर माफिया ने किए हुए हैं तो ये तो गलत काम नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मैं आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम के अंदर दावत दी, मैं आपका मशकूर हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जजुआ साहब ने पॉइंट आउट किया है कि सरकारी अमलाक के ऊपर जो प्राइवेट लोग हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। एक तो इनका ये जो कदम है, एक अपनी ज़ाती हैसियत के अंदर इनका ये जो कदम ये बहुत काबिल सताइश है, हाईली कमेंडेबल है कि इन्होंने एक 5-7 साल से ये लगे हुए हैं, इन्होंने एविडेंस कलेक्ट की और कोजेंट पीस ऑफ एविडेंस इन्होंने कलेक्ट की है। इनका अमल काबिल सताइश है और अब इनके पास जो रेमडी और जो फोरम अवेलेबल है वो मैं समझता हूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर जो मुतल्लिका इसी साथ है उनकी अदालत है। ये सिंपल एक एप्लीकेशन मूव करें, उसके ऊपर अपने रेवेन्यू स्टाफ से रिपोर्ट सीख करेंगे और उसके बाद वो उसे वागुजार करवा देंगे। और अगर फिर भी उससे मतलब उनकी रिलीफ नहीं मिलता तो इनके पास नेक्स्ट वन हाई कोर्ट है, वो वहाँ ये रिट पिटीशन की सूरत में ही अपनी रिलीफ जो है सीख कर सकते हैं। अच्छा एडवोकेट साहब, ये फरमाइए, ये जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे एप्लीकेशन दें, तो जो लोग होते हैं जिन्होंने ये सारा कुछ कर लिया, अगर ये हुआ है हर चीज़ चेंज करवा ली, तो क्या वो इतनी आसानी से जो है वो सारा कुछ छोड़ देंगे? जी मलिक साहब, जहाँ तक आपका ये सवाल है, ये जिस तरह मेरे जजुआ साहब ने ये फरमाया है कि अब एक मुहाफ़िज़ खाना मौजूद है, एक रिकॉर्ड रूम मौजूद है जी, उसके अंदर एक परत सरकार मौजूद है जी। अब टेम्परिंग पटवारी के पास तो कर सकते हैं, ये आपकी बात से किसी हद तक मैं इत्फाक करता हूँ, लेकिन जहाँ तक सरकारी रिकॉर्ड और अमलाक का ताल्लुक है, आपने सुना होगा कि अक्सर रिकॉर्ड चल जाया करते हैं, लेकिन तो वो रिकॉर्ड जो जलाया भी तो जा सकता है ना। साहब ने ये जो बताया उसमें सरकारी रिकॉर्ड के जलने की बात इन्होंने नहीं की, उसका एक रिकॉर्ड मौजूद है, वो
बैक चले जाएं, सबका जो जमाबंदी है उनसे भी वो चीज़ ट्रेस हो सकती है। टेम्परिंग अगर किसी ने की है, एक जमाबंदी में की होगी, दूसरी में की होगी, ये तो पुराना, सालों पुराना रिकॉर्ड है, ये महफूज खाने के अंदर मौजूद होता है। उसमें ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई इस हद तक जाके एक प्राइवेट बंदा सरकारी अराजी के रिकॉर्ड के अंदर इस तक जाके वो टेम्परिंग करे। हाँ, किसी हद तक हुई होगी, हो सकती है। तो ये कैसा फेल है? अब ये गलत बात है, मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ, और मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से बसीयत एक अदना शहरी की हैसियत से मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इंशाल्लाह हर तरह की आपकी कानूनी मदद करने के लिए तैयार हूँ, हर फोरम पर आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी चाहता हूँ, शहर की अराजी है, इसे वागुजार होना चाहिए, और जो इसके मुस्तक अफराद हैं जिनको ये अलाट होनी चाहिए थी, उन्हें अलाट होनी चाहिए। और अगर ये मफाद आमा की ज़मीन थी, जैसे जंजुआ साहब ने फरमाया कि ये शामलात की जगह थी, तो फिर उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अच्छा, आप वकील हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ सारी बातें अदालत जाते हैं, आपके 2 भाई भी वकील हैं, बड़ा आपका एक नाम है, क्या आप देखते हैं कि ये हो जाएगा? जी क्यों नहीं होगा। जब एक बंदा सिद्के दिल से, एक अच्छे इरादे के साथ, अच्छी नीयत लेके जब बंदा एक काम को लेके आगे चलता है, तो अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, इंसान के खुद वो रास्ते बनते चले जाते हैं। और ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, ये कोई ज़बानी बात नहीं। एक वकील साहब माजरत के साथ, वो खबर भी मैंने पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, कि कोई माई जो हैं वो फौत हो गई, पता नहीं 70 साल के कितनी उम्र थी उनकी, कि उनके मरने के बाद जो है वो फैसला आया। तो ये इस तनाज़र को देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अदालती जो निज़ाम है वो आपके सामने है जी। इसमें एक डिले का एक सिलसिला है, उसके अंदर फिर एक प्रोसीजर है जी। अब सिविल प्रोसीजर को देख लें, बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर को देख लें, उसके अंदर लूप होल्स मौजूद होते हैं, फिर जजेस की कमी, फिर एविडेंस। आप तो ये अलेज कर रहे हैं कि जो फैसला जात है वो लेट सादर होते हैं, लेकिन उसके अंदर आए रोज़ अब स्ट्राइकों का एक सिलसिला है जी। उसमें कभी जी विटनेस नहीं आ रहा जी, कभी कंप्लेनेंट नहीं आ रहा, कभी मुद्दई नहीं आ रहा। तो इतने में जो है बंदे थक नहीं जाते हैं? जी दुरुस्त बात है जी, लोग थकते हैं। लोग इसी वजह से लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। लोग शॉर्टकट की तलाश में होते हैं, फिर कत्लो गारत, फिर कानून का गलत इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें। तो इसमें दुरुस्त की होने की ज़रूरत नहीं है? रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अच्छी कानून साजी की ज़रूरत है। अब ये मौजूदा गवर्नमेंट है, जब से ये मर्ज़ वजूद में आई है, इन्होंने कितने नए कवानीन मुतारफ़ करवाए। तो आप प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, आप यंग हैं, मैं दुआ कहूँ कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो सामने आ जाएं, तो क्या तब्दीलियाँ लाएंगे आप जो है जब प्रेसिडेंट बनेंगे? देखिए जी, मैं इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए जो वसाइल हैं, जो आपका एक पुरानी रवायात मौजूद है, उन्हीं के अंदर रहते हुए एक अच्छे इरादे के साथ, दोस्तों को साथ लेके चलते हुए, और अवामी जो मफाद हैं या पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है, मैं ये समझता हूँ कि मैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा और इंशाल्लाह अपना पॉजिटिव किरदार अदा करूँगा, जिस हद तक मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर एक कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कर सकते हैं इंशाल्लाह। एक हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अदालत में पहुँचे, उन्होंने MPA के MNA की दरख्वास्त देनी थी, तो जज साहब ने पूछा आपने MPA MNA बन के क्या करना है, तो उन्होंने जवाब दिया जेडे दूजे कर देने वही मैं भी करना है। कुछ वही होगा, कुछ उसमें बेहतरियां आएंगी। यानी कि आपका विजन है कुछ जो है वो मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। ये है कि मंडी बहाउद्दीन के अंदर अपनी लायस कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पर एक लायस हॉस्पिटल का जो है वो क़याम अमल में लाया जाए, लायस हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जाए, और एक लायस की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसका क़याम अमल में लाया जाए। मेरे तो इस तरह के ख्यालात हैं, देखते हैं जी अब अल्लाह ताला मुझे किस हद तक इसमें कामयाब करते हैं, और मैं इंशाअल्लाह पुरुम्मीद हूँ। कुछ और भी क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखे हैं जी। मलिक साहब, मलिक मोहम्मद फ़ारूक साहब नायब सदर हैं अंजुमन ताजरान के, बहुत मेहरबानी प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। ये फरमाइएगा, ये जो जंजुआ साहब ये एक पंडोरा बक्स आज इन्होंने एक नया खोल दिया है कि हमारे जो मंडी बहाउद्दीन में पूरे ज़िले में ही ऐसा होगा, ज़ाहिर बात है अराजी जो है। मैं यहाँ पे जंजुआ साहब एक और चीज़ पिन करता चलूँ कि जो ट्यूबवेल बने थे सरकारी वो ख़त्म हो चुके हैं, उनका ठेका हो के नीलामी हो के ईंटें और सारा कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी अभी तक जो सरकारी अराजी है वो पूरे ज़िला में मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे ही पड़ी है। कुछ पे कब्ज़ा हो चुका है
और कुछ ऐसे ही पड़ी है, तो उनके बारे में भी जो है ये भी इसमें शामिल कर लें। जी जी, ये क्या काम हुआ है जी, मतलब सियासी असर व रसूख से जो है वो सियासी जो सरकारी ज़मीन थी, ये तो गलत काम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलक ज़ुबैर रऊफ़ साहब सर शुक्रिया आपका, आप मुझे मौका फराहम करते हैं ताकि मैं ताजर भाइयों की नुमाइंदगी कर सकूं, शहर के लोगों की नुमाइंदगी कर सकूं। सर इसमें कोई शक नहीं, इजाज़ जंजुआ साहब अवामी लीडर हैं, बहादुर लीडर हैं, तो इनका काफ़ी गहरा इस चीज़ पे रिसर्च है। ये जो अमलात के जिनका जिक्र कर रहे हैं सर, इसका मुझे इतना इल्म तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, मैं भी एक दफ़ा देख के हैरान हो रहा हूँ ये क्या सारा माजरा है। तो यकीनन अगर ये गलत है तो इसे दुरुस्त होना चाहिए। और बाकी मैं यहाँ पे जनाब हमारे सीनियर एडवोकेट साहब हैं जो सैयद फ़खर हैदर काज़मी साहब, सर एक तो शुक्रिया, आपसे मुलाकात करके खुशी हुई। और सर मैं अपने ताजर भाइयों के हवाले से थोड़ा सा आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे कबीले से ताल्लुक़ है, जो वकील भाई हैं जितने भी, मुझे था कि कोई भाई एडवोकेट कोई मतलब लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ आए बैठे ताकि मैं अवाम की बात कर सकूं। सर हमारी गुजारिश है, देखें आपकी सच्चाई की कलम और हमारी अवाम की आवाज़ जब ऐवानों तक जाती है तो ऐवान लर्ज जाते हैं। ये हिस्ट्री में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और आप माशाल्लाह हमारे जो चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी साहब के तर्जुमान भी रह चुके हैं, तो यकीनन वो उन्होंने जो की राह हमवार की वो भी एक तारीख का हिस्सा है जिस पे हम फ़ख्र फील करते हैं। सर मेरी गुजारिश ये है, हम चाहते हैं कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरान एहसास ग्रुप से मंडी बहाउद्दीन में अरसा 25 साल के बाद एक वजूद कायम हुआ है, जो हमारे शहर के लोगों ने बड़ा सराहा, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सर हमारी रहनुमाई कीजिएगा, आपसे गुजारिश है, आप अपने कबीले से निकलकर हमारे जो आम ताजर भाई हैं, आम शहरी हैं, उनकी इंटरेस्ट के लिए भी कुछ करें, हमारे साथ आप हेल्प करें ताकि हम उनकी अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर सकें। तो ये बस मैं कहना चाह रहा हूँ। मजीद बाकी जो भी है ये मामला लीगल है, प्रोसेस की यहाँ पे आपका भी कोई बयान बनता है जो रिक्वेस्ट लाइव कर दिया। हम भाई से आपके साथ हैं जी इंशाल्लाह। जो इनकी जिस फोरम के ऊपर जो अखलाकी मदद होगी, जो अमली तौर पे जो कानूनी मदद होगी, इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है। और ये भी मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन शहर के अंदर जो 3-4 के करीब में जो मेरे इल्म में वो अंजुमन ताजरान थी, वो सारी की सारी गैर रजिस्टर्ड थी और उनके अंदर इलेक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा था। और कुछ लोग थे, वो भी हमारे भाई हैं, वो मतलब अपनी खुद साख्ता उनकी वो अंजुमन थी और उनकी खुद अपनी ज़ाती हैसियत में इंतज़ामिया के साथ जाते थे, उनके साथ मतलब वो उनका इंटरेक्शन होता था। और मैं ये समझता हूँ कि जंजुआ साहब ने एक बहुत पॉजिटिव किरदार अदा की है और एक मतलब एक इलेक्शन का इनेकाद किया, फिर वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। और इंशाल्लाह ये मैं समझता हूँ कि बड़ी सेहतमंद ये एक एक्टिविटी है और इसे आइंदा भी जारी और सारी रहना चाहिए। और इस तरह जो नए चेहरे जो मतलब शहर की सफाई के लिए, शहर के कारोबारी तबके की बेहतरी के लिए और उनकी जो बेहतर मामलात हैं इंतज़ामिया के साथ, जो उनका मामलात होते हैं, वो एक इलेक्टेड बॉडी ही उसे अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकती है। तो मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूं कि आज फोरम के ऊपर थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब हलफ बर्दारी जो है ना जी वो होने जा रही है, तो लाइव सर आपको दावत देते हैं, आप जरूर आइएगा। अच्छा मलिक साहब ये फरमाइए कि ये जो कब्ज़ा माफिया है, ज़ाहिर बात है वो ताकतवर लोग हैं तभी सारा कुछ चेंज हो गया, तो ये क्या इतना आसानी से हो जाएगा? ये मुश्किल काम नहीं है जो इन्होंने आज जंजुआ साहब ने नया एक काम जो है वो ठान लिया है? सर यकीनन मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इजाज़ जंजुआ साहब की एक तारीख है, जब ये किसी मुश्किल काम को हाथ डालते हैं वो यकीनन आसान हो जाता है। तो ये कोई इसमें कोई शक नहीं है। इनके काम शहर के हवाले से जब ये नाज़िम थे उस वक्त भी, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका सिक्का चलता है जी इजाज़ अहमद जंजुआ साहब का। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी ये हक सच पे चलते हैं तो अल्लाह पाक इनकी मदद करता है जी, तो सुरखरू होते हैं। इजाज़त में जंजुआ साहब आपका क्या मफाद है इस सारी ज़मीन जो सरकारी अमलाक है, जब हुकूमत को कोई नहीं, आप क्यों वागजार करवाना चाहते हैं? एक तो सबसे पहले जो मलिक साहब ने शाह साहब से अर्ज़ की, तो मैं नौमुंतखब अंजुमन ताजरान से ये गुजारिश करूँगा आप सैयद फ़खर हैदर काज़मी साहब को अपना लीगल एडवाइज़र मुंतखब करें
बाज़ाब्ता तौर पे उनसे रब्ता करके वो अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइज़र बने, आपके कानूनी मामलात को देखें। ये होता है असल में काम का तरीका। अखलाकी लिहाज से तो चले कोई चला जाएगा, वो छोटा मोटा कर देंगे, लेकिन जब तक किसी को जिम्मेदारी ना दी जाए उस वक्त तक तो वो काम नहीं कर सकता। अच्छा सर, अब मैं गुजारिश करता हूँ कि मुझे क्या मफाद है। होता क्या है कि जब किसी हकदार का हक को ताकतवर या जालिम छीन लेता है, तो जो उस मजलूम के लिए आवाज उठाता है उसे क्या मिलता है? ये आज मेरा पूरी कौम से भी सवाल है, क्योंकि मैं मंडी बहुदीन जानती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मजदूर बाप का बेटा हूँ, मेरी रगों में हलाल का रिज़्क है। मैं नाज़िम रहा, उस वक़्त मेरे पास गाड़ी थी, जब मैं नाज़िमशिप ख़त्म करके निकला तो किस्तों की मोटरसाइकिल थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सारे ताकतवर लोग, दिहाड़ीदार, बुक्का नंगा, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन मेरे अंदर अल्लाह ताला ने एक दर्द पैदा किया है, वो है मुल्क व कौम का। तो गुजारिश ये है कि वो महाजरीन यकीन करें, मेरा दिल दुखता है जो कोई बेचारे मूंगफलियां बेच रहे हैं, कोई जूते पॉलिश करते हैं, कोई मजदूरियां करते हैं। उनके बारे में जब हिस्ट्री में सुनता था, कोई इंडिया में दो कनाल के मकानों में रहते थे, 2 मुरब्बे उनकी ज़मीनें थीं, अमीर कबीर थे, उनके पास बगियां घोड़ियां थीं, लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। वो बेचारे आज इतनी कसम पुरसी से जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मैं उसको जानता हूँ, मंडी बहुदीन जानती है, पंचर लगाता था बेचारा, वो सबोदा चला गया, उसके बच्चे एक नहीं 1000 वो मजलूम महाजरीन हैं जिनका हक चंद ताकतवर लोगों ने महाजर नाम की आड़ में खाया, अरबों और करोड़ों रुपए कमाए। मैं एक सैंपल देता हूँ, ये जेल के साथ एक रकबा जिसका तनाजा पूरी मंडी बहुदीन जानती है, रेस्क्यू 1122 के साथ, वो एक शख्सियत ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो भी तरीकाकार किया उसकी रजिस्ट्री करवाई। मंडी बहुदीन शहर के एक ताकतवर शख्सियत, अब मैं उसको अंजुमन ताजरान का सदर कहूँगा, उन्होंने वो रजिस्ट्री पर खामोशी इख्तियार करने के लिए कि हम इसको, क्योंकि उनके पास ताकत थी शहर की, म्यूनिसिपल कमेटी की, इन वो क्या कहते हैं मीडिया वालों की जो इस टीम और माफिया का हिस्सा थे, उनसे डरा धमका कर 50 लाख रुपया वसूल किया और उनकी रजिस्ट्री करवाई जिसमें उनके दस्तखत मौजूद हैं। मैं ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये ताकतवर लोग ऐसे मार लेते 50 लाख उन्होंने रिश्वत वसूल की। ये रिश्वत कह रहे हैं ना जी। अब ये है कि मैं ऑर्डर लेके आ जाता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपनी रोज के हवाले से शहर की एक रजिस्ट्री करवाने के लिए, शहर में शोर डाल जाता है कि ये नाजायज कब्जा हो गया जी, सियासतदानों ने कर लिया, MNA ने कर लिया, MPA ने कर लिया। तो जो उस वक्त जिले की क्यादत थी ना, जिसका जिले में अपना शहर में होल्ड था, उन लोगों को एंगेज करना जरूरी था कि ये शहर वाले यहाँ पे हड़तालें ना कर दें, जुलूस ना निकाल दें, उनकी रजिस्ट्री कैंसिल ना करवा दें, शोर ना पड़ जाए। उस खामोशी इख्तियार करने का 50 लाख रुपया वसूल किया गया। ये है वो रिकॉर्ड। आपके पास कोई एविडेंस है उस 50 लाख? मैं देखे ना। अच्छा, अब आप देखते हैं कि एक बंदा रात को सोता है, सुबह उठ के वो जिली सदर अंजुमन ताजरान बन जाता है। क्यों बनता है वो नाजरीन? इसलिए बनता है, ये सब देखें आप, ये है वो उस सदर का प्लाजा जिसने 3x5 फुट की एक रेडी का जगह ली, वहां पे बैठ गया। उसकी उस वक्त कभी पुराने वक्त में तय बाजारी की पर्ची होती थी, जैसे आज नंबर प्लेटें लगी हैं ना, वो 10-20 रुपया देते थे 3x5 की रेडी। आज उसका प्लाजा 40x80 फुट का हो चुका है। और उस हवाले से ये हैं वो अदालती अहकामात नाज़रीन, जिसमें उसको गैर कानूनी और नाजायज करार दिया जा चुका है। और इसमें ही DC साहब के आर्डर मौजूद हैं कि इस कब्जे को बागुजार करवाया जाए और उस नाजायज प्लाजे को गिरा दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि ताकतवर लोग जिनको MNA या MPA या मिनिस्टर कहते हैं,
वो अप्रोच करते हैं कि छोड़ें जी, गरीब आदमी है, इसकी रोजी का मसला है, आप ऐसी हैं, आपने 4 दिन बाद चले जाना है, ये शहर में आग लग जाएगी, ये ताजर उठ खड़े होंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर ये है वो चीज। अगर तो ये सिलसिला रुकता नजर आता तो फिर भी खैर थी। 460 कनाल रकबे पे पहले जैली पीटीडी के जरिए रजिस्ट्रियां करवाई गई, उसके बाद इस तरह ये नाजायज प्लाजे तामीर किए गए। लोगों को कहा जाता है कि जी ये किराए पे बैठा है, भाई वो 3/5 की रेडी का किराया दे रहा है, और वो भी टीएमए ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है। ना कोई उसका नीलाम था, ना कोई करारदाद थी, ना किसी जरिए से इन्होंने टीएमए के अफसरान से मिली भगत करके अदालत के जरिए अदालत के पास 2-4 दिन कब्जा पैसे जमा करवाए, फिर केस वापस ले लिया और बजरिया डाक टीएमए को ये भेजना शुरू कर दिया। जब केस को अदालत भी नाजायज करार दे चुकी है, टीएमए भी नाजायज करार दे चुकी है, डीसी मंडी बहाउद्दीन भी नाजायज करार दे चुके हैं, बल्कि ऑर्डर कर चुके हैं, उनके पास इंक्वायरी पड़ी होगी कि इस कब्जे को डिमॉलिश किया जाए। अब कुछ लोग जो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, चैनल ले आए, इंतजामिया को ब्लैकमेल किया और प्रेस क्लब के नाम पे भी कब्जे कर लिए। 10 साफी एक तरफ हैं, 150 साफी एक तरफ है। अगर आप डिप्टी कमिश्नर साहब, गुजारिश है कि अगर ऐसे ही अरबों रुपए की जायदादों पर नाजायज कब्जे किए जाए सिर्फ 10 अशखास की वजह से, तो क्या बाकी 150 बंदा सीखेगा नहीं? ये ज्यादती हो रही है शहर मंडी बहाउद्दीन में। अब आप देखें ना, अफसरान और जो ये माफिया है, ये कैसे ब्लैकमेलिंग करते हैं। गोश्त मार्केट है डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन साहब, यहाँ मंडी बहाउद्दीन में उसकी नीलामी की गई। जिन लोगों को वो किराए इसलिए दी गई कि यहाँ पे रेडियां खत्म करके ना इनको जगह फराम की जाए, उनको दुकानें दी गई 800, 700, 1100 रुपए किराए पर। अब वो तमाम के तमाम लोग वहां पे कारोबार ही नहीं कर रहे, उन्होंने 15 से 20 हजार तक वो दुकान किराए पे चढ़ाई हुई है और अपनी रेडी फिर उसी जगह पे लगाई हुई है। ये है वो मिली भगत जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब आपका सरकारी अमला भी मुलव्वस है और ताकतवर शख्सियात भी मुलव्वस हैं। अब इन हालात को दुरुस्त करने के लिए इंतजामिया की जिम्मेदारी है, आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे। अवाम की जिम्मेदारी है, वो आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। ये है मेरे पास वो सब्जी मंडी का नक्शा जिसकी रूलिंग, जिसके मुताबिक तमाम के तमाम नाजायज काम किए जा रहे हैं। सुबह के वक्त कम से कम 1000 से 1500 बंदे वहां पे इकट्ठे होते हैं। वहां पे 4 कोल्ड स्टोर चल रहे हैं जो इंतहाई खतरनाक है। खुदा न खास्ता अगर एक पाइप भी लीक हो गया तो हजारों बंदे फौरी तौर पे मार जाएंगे। फिर अंदरूनी शहर कभी भी कोल्ड स्टोर नहीं बनाए जा सकते, आपकी निगरानी में वो चल रहे हैं। फिर इनके साथ, हुकूमत के साथ आपके ये अफसरान कैसे कैसे जुल्म कर रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपको ही जवाब देना है कि आज से 22 साल पहले इनका किराया 8000 रुपए तय हुआ और रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हर साल 10% किराया जो था वो बढ़ना था, लेकिन आज तक वही किराया चल रहा है जिसमें वो कुछ माल पानी नीचे से लगा देते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। हालांकि आइन ये कहता है कि अगर 3 साल तक वो किराया नहीं बढ़ाता उसकी नीलामी कैंसिल करके दोबारा नीलाम किया जाएगा। आज इस बात को 16 साल हो गए सर। तो गुजारिश ये है कि ये वो चीजें हैं जो शहर में तजावजात का और इंतशार का बायस बनती हैं, और इसका जिम्मेदार जो है वो सर आपके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, आपकी वो खुशामद करते हैं, आपकी वो टीसी करते हैं, ताजरान के नाम पे आपको वो डराते भी हैं। सर आप अल्हम्दुलिल्लाह कौमी खजाने से तनख्वाह लेते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है। मंडी बहाउद्दीन के आप बादशाह हैं, तमाम अमूर के आप जिम्मेदार हैं, आप इंतजामी अमूर के जिम्मेदार हैं। नाजायज तजावजात का होना, नाजायज कब्जे होना सरकारी अमलाक पे या दुकानों को दोबारा रीसेल करना, ये कानूनन जुर्म है सर। मैंने ये पढ़े हुए हैं। तो होता क्या है कि जो भी सरकारी अमलाक की नीलामी होती है, ये माफिया वाले
मखसूस लोगों को ये जगह दे दी जाती है। अब उन्होंने वहां पे बैठना तो है कोई नहीं, या तो वो 25-30-40 लाख रुपया लेके वो आगे बेच देते हैं, जगह उनके नाम पे रहती है, या वो 1000 रुपया किराए पे ले ली या 5000 रुपये ले ली, आगे 25,000 किराए पे चढ़ा दी। तो जनाब किरायादारी आइन के मुताबिक ये शाह साहब इसको तस्वीर फरमाएंगे कि जो बंदा जगह किराए पे लेता है, अगर वो किरायादारी छोड़ के दूसरा बंदा आता है तो उसके साथ नए सिरे से मुआयना किया जाता है, नए सिरे से निजामी की जाती है। जो किराए की बिल्डिंग है उसमें वही रह सकता है जो किराएदार है, उसका कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई ऐसा मतलब और वो नहीं कर सकता। रूल्स एंड रेगुलेशन को इतना मंडी बहाउद्दीन में वो क्या कहते हैं पमाल किया जाता है, शायद किसी जिले में नहीं किया जाता। तो मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन आपसे गुजारिश करता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन के लोगों के साथ आप ताउन करें, रास्ते खुले करें। ये जो ठिये बिके हुए हैं, अगर इतना दर्द है, एक मेरा सवाल पूरी मंडी बहाउद्दीन के अवाम से भी और अफसरान से भी कि हमें बड़ा दर्द है गरीबों का। हम बड़ी बड़ी सिफारशी MNA इजलास बुलाते हैं, MP इजलास बुलाते हैं, ये गरीबों की रोजी का मसला है, गरीबों की रोजी का मसला है। तो जनाब ये जो सरकारी सड़कें हैं ये तो जनाब आपकी मलकियत है ना, किसी सियासतदान की मलकियत तो नहीं है। तो इन गरीबों को फ्री में बिठाएं ना। ये वहां पे अगर रोजी कमाते हैं तो इनसे भत्ते क्यों लिए जाते हैं, इनसे किराए क्यों लिए जाते हैं? अगर वो गरीब हैं, मेरे सामने ये बातें हैं कि वो बेचारा मजदूरी करता है, जो वहां पे बैठा हुआ लंडा बेच रहा है या सब्जी बेच रहा है या प्याज बेच रहा है, वो अपने घर में महीने का ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार रुपया लेके जाता है, जबकि 30 से 40 हजार रुपया वो भत्ते में देके जाता है। ये है गरीबों का दर्द। किराए के नाम पर, यानी कि वो जगह भी जो है वो किराए पे दी जा रही हैं, और वो जो प्राइवेट लोग हैं वो किराए पे दे रहे हैं या सरकारी दे रहे हैं। 10 फुट जगह 40-40 हजार रुपए। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। अगर गरीबों का आपको एहसास है तो उनको वो फ्री में वहाँ पे बैठाएं, ठीक हो गया। अच्छा नाज़िर साहब ये फरमाइएगा कि मंडी बहाउद्दीन शहर में सरकारी दुकानें काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं तादाद में, ठीक है। ये आपकी इस बात से मैं जो है वो साथ इत्तेफाक करता हूँ कि उन पे जो है वो ज़ाहिर बात है किराए पे दी हुई हैं, और उन पे अरसा दराज से वो एक ही लोग काबज़ हैं, उन्होंने आगे किराए पे दी हुई हैं, आगे से आगे किराए पे उन्होंने जनाब वो चढ़ाई हुई हैं। तो ये काम जो है वो ये दुरुस्त नहीं है। उन दुकानों साथ तमाम जितने हैं वो सब की एक बार वो नीलामी की जाए, एक बार ख़त्म किया जाए जो लोग। और ये भी होना चाहिए जब वो सरकारी हैं, सिर्फ यानी कि ये ना हो कि मैंने खरीद ली, आगे जो है वो नाज़म साहब ने या खरीद ली, मुझे किराए पे दे दे, मैं वहाँ पे कारोबार, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कारोबार बनाना है तो वो मुझे किराए पे दी जाए, मैं वहाँ पे बैठूँ। तो बेरोजगारी करने देखे ना, अब एक बीच में इजारादार तबका आप कह लें कि वो आ गया, तो वो ये ज्यादती हो रही है। वो 8,000 अगर सरकारी किराया तो वो उसने वो 30,000 40,000 रुपए किराए पे दी है। तो परसों 2 दुकानें बिकी हैं, मुझे उनका पता है 72 लाख रुपए में, 8 दर 10 की वो दुकानें हैं किराए पे। अब उन्होंने क्या करना है, अफसरों को 20-20 40 हजार देखे ना, वो पार्टनरशिप का एक ड्रामा कर लेते हैं कि जी हम दोनों पार्टनर हैं, जबकि बिकती हैं वो इतने लाखों रुपए में, और उसमें 90% इन सौदों में सरकारी मुलाजमीन मुलव्वस हैं। तो आप उनका अब देखिए वो सरकारी मलकियत हैं, तो वो जो बंदा अगला जिसने लाट कराई है उसका बेचने का तुक ही नहीं बनता। तो वो देखें कि ये बिल्कुल बत्ताखोरी मैं इसको कहूँगा कि इतना ज़्यादा जो है। अच्छा दूसरी मैं बात करना चाहूँगा कि वो सब्जी मंडी के साथ वो गोश्त मार्केट जिसे कहते हैं वो सारी बंद पड़ी है। वहाँ पे वो जो पड़ा है वो किराए पे चढ़ाए हुए हैं ना जी, गंद पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो कसाईयों को रूढ़ी बनी हुई है। वहीदुद्दीन साहब ने वो मार्केट बनाई थी, गोश्त मार्केट और सब्जी मार्केट के, ये रेडियो वालों को खत्म करने के लिए ना जी उन्होंने ये मार्केट बनाई, इनको अलाट की सिर्फ रेडी वालों को। अब उन्होंने क्या किया कि वो जगह अलाट करवा ली, उसके बाद मुझे आपको उमरा को उन्होंने दे दें कि वो अपना बिजनेस करें, खुद वहीं पे रेडी लगा ली। अब उस दुकान का 20,000 रुपया महीने का तो उनको मिल रहा है, सरकार को जा रहा है 1200 रुपया, उनको मिल रहा है 20,000 रुपया, और वो फिर अपनी रेडी पे, फिर वो तजावजात पे खत्म नहीं हुई, रेडी वाले भी उधर नहीं गए, उधर गोदाम बन गए, दुकानें बन गई, गोश्त मार्केट के नाम पे। बिल्कुल इंतजामिया से ये गुजारिश करूंगा कि वहाँ पे जो है वो असर नौ उनकी नीलामी की जाए, वहाँ पे सफाई करवाई जाए, और जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं उनको वो अलाट की जाए। बेरोजगारी सर देखें डीसी साहब, मंडी बहाउद्दीन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है।
तो अगर आप ये मेरिट करेंगे, उनको रोजगार फराहम करेंगे, जो कि चंद माफिया के लोग महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं, अगर वो लाखों रुपया 50 गरीबों के घर जाएगा, एक तो वो आपको दुआएं देंगे और वो जराइम से बाज आ जाएंगे। शहर में भी ऐसे सरकारी दुकानें मौजूद हैं जो जिनका बिल्कुल ऐसे ही निज़ाम चल रहा है, उनकी सारा सब की असर नो जो है वो नीलामी होनी चाहिए और किराया तय होना चाहिए और वही लोग उसमें रहने चाहिए जिन्होंने उसमें काम करना है। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए जो ये जो आगे से आगे उन्होंने किराए पे दिए। अच्छा, इसके साथ साथ फ़खर साहब, सैयद फ़खर हैदर काज़मी साहब, ये जो ग्राउंड बना हुआ है जिसको रोज़ सिनेमा के सामने, उसके साथ आपने देखा है दुकानें बनी हैं, दुकानें बनी, हुकूमत का कितना खर्चा हो गया, शटर भी लगे हुए हैं, बिल्कुल वो दुकानें तैयार हैं, लेकिन वो अब तक जो है ना किराए पे दी गई हैं। अगर नीलामी भी कर दी जाए तो हुकूमत को कितना वो जो है उसका फ़ायदा होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है, दुकानें वगैरह बनी हैं, मुकम्मल हैं, शटर्स वगैरह लगे हुए, लेकिन उसमें और सदरात से ऐसे ही पड़ी हैं। मैं भी ये चाहता हूँ, आप भी ये चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उन्हें ख़रीदना चाहते हो या रेंट पे देनी है तो रेंट पे लेना चाहते हो, लेकिन उसमें अथॉरिटीज़ जो हैं, जो कस्टोडियन है उन दुकानात की, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। अब देखना ये है कि क्या उनकी पावर्स और जुरिस्डिक्शन में क्या वो सुबह मोटो, अब दुकानें तो कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, मुकम्मल हैं, आखिर वो बनाई तभी गई है ना कि उन्होंने देनी थी, लेकिन पता नहीं अब उसके लिए उन्हें कोई हायर अथॉरिटीज़ की अप्रूवल दरकार हो, शायद इस वजह से हो। तो अगर उनकी अपनी वैसे इतना जुरिस्डिक्शन में होता है, जिस तरह बता रहे हैं, इधर माफियाज भी हैं, प्रॉपर्टी ग्रैबर्स भी हैं, भत्ताखोरी भी है, तो अगर ऐसी बात होती तो वो सारी की सारी दुकान वैसे एडवोकेट साहब ये सरकार का नुकसान नहीं, अपने अजीजों अकारब को दे देते, जो इक़्तिदार में कोई सियासी पार्टी उन्हें दे देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे ये जाहिर होता है कि वो जो दुकानें बेशक वो तमीर हो चुकी हैं, लेकिन उनको आगे सेपरेट करने, सरकार का नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। एक नज़र में देखा जो नुकसान तो वाकई हो रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मुझे ये महसूस होता है कि उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं, शायद इसी वजह से जी नाज़र साहब, असल में गुजारिश ये है कि ये अभी तक जो ठेकेदार है ना, एक तो उसने चार्ज नहीं दिया, दुकानें जो तमीर की है ना जिस ठेकेदार ने, असल प्रॉब्लम क्या है कि दो डिपार्टमेंट का आपस में प्रॉब्लम है कि जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो कहता है कि ये दुकानें हमारी कस्टडी में होनी चाहिए, जबकि टीएमए ये कहती है कि ये हमारी कस्टडी में होनी चाहिए। अब इसमें एक मेरे जो जाती इल्म में था, तीसरा जो था ना, वो ये पॉइंट था कि सियासतदान ये चाहते थे कि ये हमारी मंशा और मर्जी के मुताबिक वही बात वो आ जाएगी कि माफियाज को दी जाएं या हमारे लोगों को दी जाएं। इसमें एक डीसी साहब, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने उन सियासतदानों की ये एक न चलने दी। बेशक उन्होंने बहाना बनाया स्पोर्ट्स बोर्ड का या टीएमए का जो भी था, लेकिन उन्होंने इस चीज को अलॉटमेंट नहीं होने दिया। उन्होंने कहा था कि हम इसको करेंगे ओपन ऑक्शन, होना भी ऐसे ही चाहिए जिस तरह दूसरी दुकानों का भी होना चाहिए। नहीं, मंडी पौधे में आज तक नहीं हुआ, ओपन ऑक्शन नहीं हुआ, तो ये ज्यादती आवाम के साथ सरासर ज्यादती है। क्या होता है जी, वो दे रहा है जी, किराया दे रहा है जी, किराया दे रहा है, जबकि गवर्नमेंट का असूल है कि 1 इंच भी जगह बगैर इश्तिहार ओपन नीलामी के नहीं दी जा सकती। लेकिन मंडी बौद्दीन का बाबा आदम ही निराला है, यहाँ पे एक मखसूस तबका इंतजामिया को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता है और अपनी मर्जी के अपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए वो गैर कानूनी काम करता है, जिसके ये सबूत अभी ये सर बहुत थोड़े से हैं। डीसी साहब अगर हुक्म करें, एसी साहब हुक्म करें ना, तो मैं मुद्दई बनने के लिए भी तैयार हूँ। आप मुझसे मीटिंग करें, मैं 1-1 इंच जिस पे नाजायज कब्जे हुए हैं वो सारा कुछ आपको देने के लिए तैयार हूँ। आपने ये अमलाक सरकार की तहवील में दे के हुकूमत पे एहसान करना है, मुझ पे नहीं करना। ये सरकारी अमलाक पे नाजायज तजावजात का खात्मा आपकी जिम्मेदारी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जायदाद है जो लोगों ने बंदरबांट की हुई है। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। अभी जब मैंने ये अस्पताल बचाओ तहरीक शुरू की थी तो मुझसे ये माफिया वाले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या वो क्या, आप जानते हैं सारे मंडी बौद्दीन वाले कि मुझ पे क्या क्या इल्जाम लगाए, ये अस्पताल की आड़ में ये सियासत चमका रहा है, ये नोट लोगों से ले रहा है, युवाओं का रहा है। असल में उस माफिया की नजरें इस अस्पताल पर भी हैं, उसी ने यहाँ पे कब्जे करने हैं, उन्होंने ही कल को प्लाजे बनाने हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब, आप माशाल्लाह एक जबरदस्त ऑफिसर हैं,
अगर आप ये कारनामा मंडी बहुद्दीन में सर अंजाम दे जाएंगे तो मंडी बहुद्दीन की तारीख आपको याद रखेगी। अमलाक की बात एक अलग है लेकिन इन लियारी के सुरमाओं को, क्योंकि मंडी बहुद्दीन को लियारी बना दिया गया है, इन लियारी के सुरमाओं को अगर आप नकेल डालेंगे तो ये आम आवाम पर आपका एहसान होगा जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं। बिल्कुल नासरीन, जो ये नजायज़ कब्जे अगर ताकतवर माफिया ने किए हुए हैं सरकारी अमलाक पर, सरकारी ज़मीन पर, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है उन महाजरीन के साथ भी जिन्होंने कलमे के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर फैमिलियों को ज़िबा करवाया, अपने मकान छोड़े, अपनी ज़मीनें छोड़ी, अपने माल डंगर वहाँ पे छोड़े और कुर्बान होते हुए और ज़िबा होते हुए पाकिस्तान पहुँचे। और उनको आप जो है वो एक जो झोंपड़ी भी नहीं अगर मिले तो ताकतवर कब्ज़े जो माफियाज हैं जो पहले ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं वो कब्ज़ा करके बैठ जाएँ तो एक सरासर ज़्यादती है। तो लाट किए गए सर मुरब्बे जो बाहर, मैंने वो बात शहर के बाहर की नहीं की, 6 मुरब्बे, किसी को कादराबाद में, किसी को मलकवाल में, किसी को कहीं पे इजाजत दें, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक सजेशन है। मैं हमारे MNA साहब आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारी MPA साहिबा आपसे गुजारिश करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर साहब आपसे गुजारिश करता हूँ और AC साहब आपसे गुजारिश करता हूँ। देखें, बहुत अरसा पहले गल्ला मंडी में मिलाद चौक के इर्द गिर्द 300-350 दुकानें जो है ना गिरा दी गई थी। खुदारा उनका भी सोचे, वो जो 350 फैमिली थी वो आज तक स्टेबल नहीं हो सकी। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप नेकी का काम करना चाहते हैं तो ये जो कायदे-आज़म ग्राउंड के साथ ये दुकानें बनी है सरकारी, खुदारा मैं चाहता हूँ 300-350 जो फैमिलीज हैं जिनकी वो दुकानें थी मिलाद चौक के इर्द गिर्द, उनको वो मुस्तहिक लोगों को जिनके पास पर्चियां हैं उनको दी जाए, उनका हक है। ना कि आपके इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं वो आपकी टीसी करते हैं, वो चाहते हैं दुकानें वो ले लें। इस चीज का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला हम शहर में इस चीज की आवाज भी लगाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोगों का हक है, उनको ये दुकानें जो है अलाट की जाए। जी, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से 9 मुंतखब अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे भी बैठे हैं। मैं 9 मुंतखब अंजुमन ताजरान से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो मैंने आवाज उठाई है आप भी इस आवाज का साथ दें। आप इंतजामिया से मीटिंग करें और निशानदेही करें। शहर को साफ सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। 10 फुट की एक दुकान के आगे 30 फुट की नाजायज तजावजात का करना, ये कहाँ का ताजों का हक है। एक हद तक हो सकता है इंतजामिया इतनी बेबस और इतनी मजबूर है कि एक तमाम के तमाम बाजार बंद हैं, खवातीन का गुजरना महाल है और वो लोग सिर्फ इस वजह से इंतजामिया के खुशामद करते हैं कि उन्होंने नाजायज कब्जे किए हुए हैं, उनसे वो पैसे कमा रहे हैं। अपनी दुकान के आगे 3-3 स्टेप पे ठिए और रेडियां लगवा के उनसे हजारों रुपया बता ले रहे हैं। तो अंजुमन ताजरान से भी गुजारिश है कि अब आप किरदार अदा करें। अगर आप शहर के साथ मुखलस हैं, इस शहर को साफ रखना, इस शहर को खूबसूरत बनाना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है। देखिए, पूरे एशिया में एक नीलाम घर में मैंने सुना था कि पूरे एशिया में सबसे खूबसूरत और प्लांटेड शहर मंडी बहुद्दीन था, जिसके तमाम गलियां और सड़कें शरकन गरबन थी और 500 साल की प्लानिंग रखकर यह शहर बनाया गया था। और आज आप देख लें हमारे जिले के बाकी देहात, जिन्हें हम जल या अजड या बोध, वो क्या कहते हैं, पसमानदा, उन इलाकों को देख लें, वो हमसे कितने ज्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ पे ऐसे उदम मचा हुआ है, ऐसे उदम मचा हुआ है जैसे यहाँ पे इंसान नहीं जानवर रहते हैं। आप शहर में जाएं तो कोई शरीफ खातून गुजर नहीं सकती, मोटरसाइकिल सवार नहीं गुजर सकता जी। जी, सैयद फखर हैदर कादरी साहब, सारा मसला मसाइल आपने सुन लिया, आपके भी रिमार्क्स लेना चाहूँगा इस सारे मामले पे। जी मलिक साहब, मैं सारी बातें मैंने जुआ साहब की सुनी है, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ों की उन्होंने निशानदेही की है, वो सारी सरकारी इमलाक बागुजार होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने भाई के साथ, माजरत के साथ, लेकिन आज तक इन्होंने किसी फोरम पे ये नहीं गए, कोई इन्होंने एप्लीकेशन तक नहीं गई, किसी अदालत में ये नहीं गए। मैं सर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गया और पहले एक बात हुई कि यहाँ जो माजरीन है, जो माजर हमारे भाई हैं जी, और मैं जुजुआ साहब ने पहले ये जो रिकॉर्ड पेश किया उसमें भी एक अंजुमन ताजरान के साबिक सदर हैं,
चाहे वो खुद साख्ता थी, वो भी तो महाजर है, हमारे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम है, और वो भी प्रॉपर्टी ग्रैबर्स की डेफिनेशन में आते हैं। अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए है। अब ये DCO साहब को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, क्या ये इन्होंने आज तक इससे पहले ये पॉइंट आउट किया है? आज शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे। आज मैं तो फर्स्ट टाइम ये सुना है। मैं इसी शहर में रहता हूँ, यहाँ का हिस्सा हूँ इनका, ये हमारे भाई हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम। लेकिन क्या अब इन्हें चाहिए कि DCO साहब को, बड़े जिम्मेदार अफिसर हैं। मैं सोशल मीडिया पे ऊपर उनके सब्जी मंडी का दौरा देख चुका हूँ, स्लॉटर हाउस का उनका दौरा देख चुका हूँ, बड़े एक्टिव हैं आजकल, एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो जुजुआ साहब ने पॉइंट आउट किया, वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर अपनी जो उनकी जुरिस्डिक्शन है, जो सुपर मोटर एक्शन के नाम से मैं मसूम करूँगा, उस अपनी पावर ज़रूर इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह, और हम जुजुआ साहब के साथ हैं जी हर फोरम के ऊपर जनाब। इसमें मैं नाज़रीन तक एक बात पहुँचाता हूँ कि मैंने ना साबका डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन को तहरीरी तौर पे एप्लीकेशन दी, उसके साथ ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी उनको दी, नॉमिनेट करके 2-3 पॉइंट आउट करके दिए, वो उन्होंने TMA को भिजवा दी। और यकीन करें कि ये MLA साहब मुझे अच्छा इसीलिए नहीं समझते, उन्होंने उस चीज को रोक दिया कि ये मेरे बंदे हैं। साहब, मैं समझता हूँ कि अगर इंतज़ामिया ने, सिर्फ DC साहब नहीं, जितनी भी जो इस मुतलका इंतज़ामिया बनती है, उसको अगर नोटिस लेना है, एक्शन लेना है, तो मजमूई सारी सूरत हाल पर लेना चाहिए। फ़र्द वाहिद की मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा मजमूई सूरत हाल पर। अगर कोई मंदिर था, अगर कोई ऐसी सियासी अमलाक थी, सियासी मतलब है सॉरी, जो ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, उन पर जो है वो पूरे जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बैठे हैं, उनको भी चाहिए कि सारे कब्ज़े ख़त्म करवाएं, और जो महाजर पिसे हुए हैं, जिनको कुछ नहीं मिला, उनको वो अलाटमेंट करें। और जो उसके अलावा अगर वो उनको भी अलाटमेंट नहीं करते, वहाँ पे स्कूल बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे कोई पार्क बन सकता है, या कोई मतलब है सरकारी जो भी मतलब है पब्लिक के लिए, जो अवाम के लिए जो बेहतरी हो सकती है, वो ऐसे इदारे वहाँ पे कायम कर दीजिए। उसके अलावा मंडी बहाउद्दीन में जितना भी ये दुकानें जो बिक रही हैं ना, ये जंजुआ साहब ने बात की कि सरकारी दुकानें हैं, उनका किराया है, लेकिन जो असर वसूख वाले बंदे, उन्होंने आज तक जो है उसकी बोली नहीं हुई, यानी कि नीलामी नहीं हुई है बाकायदा तौर पर इश्तिहार देकर, तो वो आगे से आगे किराए पे चढ़ती जा रही हैं, बिकती जा रही हैं। ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। जो लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, जब वो उसमें कारोबार ही नहीं करते हैं, उनका वो हक नहीं बनता। जब वो सरकारी चीज़ है तो ये मैं सारी इंतज़ामिया DC मंडी बहाउद्दीन और टोटल जितनी इंतज़ामिया, उनसे ये गुजारिश करूँगा, जितनी भी सरकारी दुकानें मंडी बहाउद्दीन शहर में हैं, उनको सारा जो पहले अलाट हो चुके हैं उनको मनसूख किया जाए, और नए सिरे से उनकी इश्तिहार बाकायदा दे के ओपन जो है वो नीलामी कराई जाए। जो लोग जो हैं वो आ जाएं, उनको वो अलाट की जाएं। उसके अलावा जो वो ग्राउंड के साथ, रोज सिनेमा ग्राउंड के साथ दुकानें हैं, वो भी अलाट की जाएं, या नीलामी करनी है वो भी की जाए। गोश्त मंडी वाली जो दुकानें हैं, उनका हाल जो DC साहब से गुजारिश करूंगा कि आपने वो सब्जी मंडी वाले बाहर बैठा दें, अगर उनको ही वो दुकानें अलाट कर दें, तो अंदर जो है वो 2-3 गलियां हैं सब्जी मंडी, वहाँ पे जो ये फड़िए हैं, ये बाहर अगर शिफ्ट कर दें सब्जी मंडी, ये मोंग के साथ रकबा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। चले मोंग शहर से दूर है। मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जो लोग वायलेट कर रहे हैं, जो टेनेंट्स हैं जो वायलेट कर रहे हैं, उनकी हम नीलामी करवाएं, उनकी एक्शन करवाएं। जो लोग अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से, हाँ, अगर कोई मतलब है मुस्तहिक है, मुस्तहिक है, इंक्वायरी होनी चाहिए, पॉइंट आउट कर जहाँ लॉ की वायलेशन हो रही है उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। साहब यकीन करें कि मंडी बहुत नहीं मुस्तहिक है तो वो दोबारा वापस आ जाएगा ना। नहीं, उसमें सर ये है कि 88% जो दुकानें हैं ना, 88, मैंने तकरीबन ये सर्वे कराया है, उसमें एक दो फिगर ऊपर नीचे हो सकता है। जो साहब ये सारी ज़बानी बातें हैं, मैं आपकी बात करता हूं, लेकिन सारी ज़बानी बातें सुने ना, मेरिट एक पूरा सिस्टम चल रहा है, दुकानें हैं जी, लोग उनका किराया दे रहे हैं जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। उसमें यह है कि जो मालकान किराएदार हैं वो वहां पे मौजूद नहीं है, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा था। 88% जो है वो लोग दुकानों में नहीं है, उन्होंने बेच दी हुई है। बाकी 12% जो है
उनके साथ बिल्कुल मैं उनका एहतराम करूंगा, बल्कि उनको रिलीफ देना चाहिए जो आज तक उन्होंने अपना कारोबार अच्छे तरीके से वाजिबात अदा की है। जी, इंतज़ामिया को कहूँगा कि अगर जंजुआ साहब गलत कह रहे हैं, कोई बात इन्होंने गलत की है, आप उस पर वजाहत करना चाहते हैं तो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला सकते हैं, या किसी फ़र्द को एतराज़ हो, किसी मंडी मौदीन शहर के मतलब है किसी भी सीनियर सिटीज़न को या किसी फ़र्द को कोई एतराज़ हो, वो प्रोग्राम हमारे में तशरीफ़ ला के उस बात पर वजाहत कर सकता है। तो मैं सैयद फ़खर हैदर काज़मी साहब जो उम्मीदवार हैं, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट हैं, बहुत ही जो है वो सीनियर और बहुत ही मशहूर काबिल वकील हैं, बहुत नाम सुना है। बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इजाज़त अहमद जंजुआ साहब और मलिक साहब, आपका भी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी तरह 94 जो है वो जो अवामी मसाइल होंगे ना, उन पे हमेशा बात करता रहेगा। तो ये हमारी तरफ से कुछ होना ना होना अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से जो वो कतरा है ना, वो हम अपनी तरफ से डालते रहेंगे। इसी के साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर को 94 स्टूडियो से इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।